तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हमारा आखिरी वीडियो आ गया है, जिसके बाद लाइव क्लास होगा आज शाम को 6 बजे। पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स ए टू जेड अच्छे से लाइव रिवीजन करेंगे। उससे पहले का आखिरी वीडियो है टॉप 100 एमसीक्यूज। 100 एमसीक्यू बस आप अच्छे से कर लो और आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे कल के पेपर में। एक एक करके एमसीक्यू अच्छे से देखना है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले सारे के सारे एमसीक्यू देखो। 1 से लेकर 100 तक कॉपी में नंबरिंग करो, 1 to 100, और देखते हैं कि आउट ऑफ 100 लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरे मैक्रो और इंडियन हर चीज से मिलाकर इसके अंदर क्वेश्चन, तो कुछ नहीं छूटा, सब कुछ हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम 2। आपको मैच करना है क्लास 1 को 2 से। तो सबसे पहला जो है जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम क्या है? इट वर्क थ्रू मिडिलमैन, यानी कि पहले का ए ऑप्शन, सॉरी ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या कहते हैं? लिटिल ग्रोथ, स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ। बी का फोर्थ। तो देखो जरा, ए का थर्ड कहां पे है, बी का फोर्थ कहां पे है? तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ ए ऑप्शन में है, तो ए ही करेक्ट होगा। सी का ऑब्वियसली फर्स्ट होगा जब करेक्ट ऑप्शन यही है, पर चेक कर लो। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या था? वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ए ऑप्शन पहले का करेक्ट है। इसी तरीके से ना आप मेरे से पहले या तो वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को देख लो और आंसर दो फटाफट फटाफट। हमें विद इन 1 आवर ये 100 के 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। डैश कमेटी वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ एसएसआई। कौन सी कमेटी थी? कार्वे कमेटी। ईयर बताओ फटाफट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का ईयर जो जो पूछ रहा हूं ना, कमेंट्स में आंसर दो। कौन सी कमेटी थी? कार्वे कमेटी। सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड का, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कैन हैव द वैल्यू मोर देन 1। पूरे के पूरे कंपोनेंट में एक ही ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, वो है एपीसी। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। सरप्लस इन बीओपी अराइजेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होता है? जब रिसीट्स ज्यादा होती है पेमेंट से। लेकिन कौन सी रिसीट? ऑटोनोमस या एकोमोडेटिंग? सही मायने में वेयर ऑटोनोमस रिसीट्स, ऑटोनोमस रिसीट्स, ऑटोनोमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम क्रेडिट दैट अ कमर्शियल बैंक कैन लीगली क्रिएट डिपेंड अपॉन देयर। कमर्शियल बैंक जो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएट कर सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? गोल्ड रिजर्व पे, एलआरआर पे, सॉरी सीआरआर पे, स्टैट्यूटरी पे, टर्म। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो बचा कुचा वो आपका कैश रिजर्व रेशियो। मैंने कहा था सीआरआर या एलआरआर दिया हो, एलआरआर इनटू 100 वही है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। और ये भी बता देता हूं मैं आपको कि इसका डिपॉजिट मल्टीप्लायर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। रेशियो जितना ज्यादा होगा रिजर्व रेशियो, उतना ही डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम होगा, एंड वाइस वर्सा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रिच पीपल हैव लोअर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज कंपेयर टू पुअर। करेक्ट है। जो रिच पीपल होते हैं ना क्लास, अमीर लोग जो होते हैं, उनका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो कम होता है, गरीबों का ज्यादा होता है। गरीब लोगों के पास खर्च करने के ऑप्शंस रहते हैं, वो पहले कम कमा रहे थे, ज्यादा कमाएंगे तो खर्च करेंगे। अमीर तो पहले ही ज्यादा कमा रहा था। कंजप्शन कैन नेवर बी जीरो इवन इफ नेशनल इनकम इज जीरो। करेक्ट है, कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता भले नेशनल इनकम भी जीरो क्यों ना हो जाए। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो ये अलग बात कर रहा है, वो अलग बात कर रहा है। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, जहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट रीजन नहीं है। 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। आपको बताना करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। जीडीपी एमपी है, एनएनपीएफसी है प्लस डेप्रिसिएशन। एनएनपीएफसी में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो जीएनपीएफसी आएगा, राइट। तो ये जीडीपी एमपी है, ये जीएनपीएफसी, तो ये कैसे करेक्ट हो गया? एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे ये करोगे एमपी आएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है, एफसी एमपी अलग अलग है। जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी, डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करोगे तो एन आ जाएगा, तो जीएनपी एमपी, ये भी जीएनपी एमपी, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और बाकी एनएनपीएफसी में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे जी आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन जो है 7th का करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी चाइना 1949, पाकिस्तान 1947, फर्स्ट फाइबर प्लान ऑफ इंडिया 1951, फर्स्ट फाइबर प्लान ऑफ चाइना 1953। तो सबसे पहला आएगा 47 यानी सेकंड। तो सेकंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो सी ही करेक्ट हो गया। भाई सेकंड सबसे एक ही ऑप्शन में ना, तो अगर एग्जामिनेशन में टाइम की कमी पड़े, जो कि पड़ेगी नहीं, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है भैया, आज रात को टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी लेके आऊंगा, कैसे पेपर करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना, टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, आराम से तसल्ली से बना लोगे। तो सेकंड हो गया, और फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड के बाद फर्स्ट हो गया 49, फिर हो गया थर्ड 53, फिर लास्ट में 51, फिर 53। सी ऑप्शन करेक्ट है 8 का।
कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट ट्रेड सरप्लस में अराइज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ नेशन बिकॉज ट्रेड सरप्लस कब होगा? ट्रेड सरप्लस तब होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा किससे? इंपोर्ट से। राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू जापान और फॉल इन इंपोर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, फॉल तो आएगा नहीं। फॉल इन एक्सपोर्ट ऑफ सीरियल्स, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। राइज इन रेमिटेंस, रेमिटेंस वगैरह नहीं आता बैलेंस ऑफ ट्रेड में, नहीं आता, ट्रेड सरप्लस के अंदर नहीं आता। ये आता है क्लास 9 का क्वेश्चन, क्या होगा? ए ही करेक्ट होगा। एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी टू जापान, ये भी नहीं आएगा बिकॉज ये ट्रेड सरप्लस बोला है, पेमेंट नहीं बोला, ट्रेड, तो सिर्फ गुड्स को ही लेना है, गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में आएगा। एनडीपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी, देखो जीडीपी एमपी, अब ये एफसी है, एमपी से माइनस करेंगे एनआईटी तब एफसी आएगा, और ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, देखो दोनों कहीं ना कहीं माइनस कर रखा होगा, माइनस डेप माइनस एनआईटी, 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आ जाओ, क्लास 11 पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स 1970 के अर्ली में हो गया था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। फर्स्ट फाइबर प्लान 1956। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स 1988। तो भाई डेटा याद रखना, ये डेटा से यहाँ एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से तुम देख लेना, कल एक क्वेश्चन पक्का आएगा जहां लास्ट चैप्टर में आईडी के 8 चैप्टर में डेट्स की बात की गई होगी। तो सबसे पहला कौन सा है? थर्ड वाला सबसे पहला है 47, 47 के बाद है सेकंड जो कि है 56, फिर है 70 फर्स्ट, फिर लास्ट है फोर्थ। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, यानी 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पे आ जाओ। Which of the following is not a नवरत्न कंपनी? तो जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, ये नवरत्न कंपनी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स बताओ क्लास, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, एमटीएनएल है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कौन कौन सी कंपनियां है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो नवरत्न कंपनी है, बाकी सारी जो है वो नवरत्न कंपनी है। तो आप बताओ भारत पेट्रोलियम, ये तो पता है आपको नवरत्न नहीं है, तो अब ये मुझे बताओ क्लास कौन सी नहीं है? तो सी वाली कंपनी तो नवरत्न कंपनी नहीं है। तो आप मुझे बताओ फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, महारत्न या मिनी रत्न? ये बताओ मुझे सी वाले में। आइडेंटिफाई विच इज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल है? ये इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, सी जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। एंड इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल, इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रेंट रिसीव करती है गूगल से न्यूयॉर्क, ठीक है। जिन्होंने मॉक टेस्ट बना रखे हैं ना अच्छे से एसपीसी से आप वाले तीनों, उनको देखना क्लास बहुत आसानी मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड से मिलेगा, तो आपको बहुत इजी रहने वाली चीजें। तो बताओ क्लास इंडियन का, और 100 के 100 क्वेश्चन बनाना और लास्ट में मुझे बताना आउट ऑफ 100 आपके कितने नंबर आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हर क्वेश्चन अलग नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन सेम भी होंगे, कुछ क्वेश्चन सेम जैसा दिखेगा बट होगा अलग, किसी का ऑप्शन अलग होंगे, किसी में डेबिट की जगह क्रेडिट होगा, किसी में करंट की जगह कैपिटल होगा। तो एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल, गूगल से रेंट मिलेगा तो क्रेडिट, और रेंट किसके अंदर आता है? करंट अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी करंट अकाउंट के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होती है ना वो करंट अकाउंट में आता है, खाली इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आता है। तो क्रेडिट करंट देखो कहां दे रखा है, क्रेडिट, ए ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 पे आते हैं। डेप्रिसिएशन फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेट चेंज स्टॉक, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, नहीं, नेट चेंज स्टॉक भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not an example of final good? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स अच्छे से पढ़ के जाना, कल पेपर में ये आ सकता है कि पहचानो कौन सा फाइनल गुड्स है, कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, और ये 4 से 6 नंबर तक का पूछा सकता है, आपको रीजन के साथ बताना पड़ेगा। बट यहाँ 1 नंबर में ही है, कौन सा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, कौन सा फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो चॉक, डस्टर, ये सब तो है। फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, वीट यूज बाय द फ्लोर मिल, या ऑल ऑफ दीज? बताओ क्लास 16 का क्या होगा? चॉक डस्टर जो है एग्जाम्पल ऑफ अ नॉट एन एग्जाम्पल, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, चॉक डस्टर तो इंटरमीडिएट गुड्स है ना। जो चॉक डस्टर है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, फर्टिलाइजर भी इंटरमीडिएट है, तो ऑल ऑफ दीज। 16 का डी। इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कम्यून सिस्टम किस सेक्टर के रिलेटेड है? एग्रीकल्चर सेक्टर। चाइना में कम्यून जो सिस्टम था, कम्युनिज्म, जहां पे 26,000 कम्यून बना दिए गए थे, कितने? 26,000 कम्यून सारे फार्मलैंड को कवर करने के लिए। वो कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर सेक्टर। From the set of the statement column first and second choose the correct pair of statement. Right to education 2009 का था तो ये गलत हो गया। UGC फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सॉरी, ये फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन,
तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्लास 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी हायर एजुकेशन द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट डिक्लाइन ओवर द टाइम, नहीं इंक्रीज ओवर टाइम है। एजुकेशन अवेलेबल टू रीड एंड राइट, नहीं ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी का सेकंड करेक्ट है 18 का। 19, if an economy the value of investment multiplier is 4 and autonomous consumption is 30, the relevant consumption function will be, तो मल्टीप्लायर 4 है, अगर k 4 है तो k का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS, तो MPS कितना आएगा 1/4 विच इज 0.25, अगर MPS 0.25 है तो MPC कितना होगा 0.75 MPC होगा। सो ये होगा 30 प्लस 0.75y, देखो चेक करो 30 प्लस 0.75y यानी 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 पे आओ, Which one of the following organization regulates the health sector in India? ICMR। एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इन चारों की फुल फॉर्म लिख के दिखाओ। आरबीआई को तो पता ही होगा आपको, बाकी इन सब की फुल फॉर्म एक बार कमेंट सेक्शन लिख के दिखाओ। बट सही आंसर किसका है इसका ICMR। रैंक इंडिया पाकिस्तान चाइना इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो पता है पाकिस्तान बीच में आएगा और चाइना, पाकिस्तान पीछे आएगा चाइना बीच में आएगा, चाइना फर्स्ट आएगा इंडिया बीच में आएगा पाकिस्तान, तो ये है फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया, थर्ड है पाकिस्तान। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 22, बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement which records all economic transactions take place between the resident of a country during a given period of time। between the residents of a country, बेटा नहीं, resident से नहीं होता, आपने बाहर से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू एसेट और लायबिलिटी, गलत, करंट अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करता, उसको कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है। सो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 23 पे आओ, as per the data presented in the Union Budget 2023-2024, the total receipt of the government other than the borrowing and total expenditure are इतना, borrowing and total expenditure, borrowings sorry total receipts इतना है और total expenditure जो दे रखा है other than borrowings दे रखा है वो इतना है, यानी कि नॉन डेट है। the value of dash deficit would be 17। अच्छा 45 में से 27.2 घटाओ तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 7 है ना, और ये बचेगा 1। 17.8 क्या आ रहा है, इसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, तो आ गया आपका 45 माइनस रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग दे रखा है आपको, माइनस करोगे तो ये फिस्कल डेफिसिट ही है, ये बोरोइंग्स ही है। Read the following statement carefully. The problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine bromine compound in the troposphere। बताओ क्लास, सोच समझ के बताना क्लास। ये ट्रोपोस्फियर होता है क्लास, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर बताओ कौन सा, ये ट्रोपोस्फियर नहीं होता, कौन सा होता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का लेवल अलग है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब अलग अलग मेसोस्फियर, हेक्सोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अलग अलग लेवल होते हैं ना, मतलब ये एटमॉस्फेयर की इतनी ऊंचाई इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। Statement 2, due to depletion of ozone layer, most UV radiations comes to earth and cause damage to the living organism। बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 फॉल्स है, तो 24 का 2 करेक्ट है, 1 फॉल्स है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 25, an economy is in full employment, AD is greater than AS, aggregate demand जो है वो ज्यादा है aggregate supply से, what will be the impact on the price level in such, अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। 25 में मुझे बताओ क्या होगा, 25 का क्या होगा, प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। 25 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 26, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपको ना बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करना है। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज है 1000, टोटल इंपोर्ट है 1200, तो ये हो गया माइनस का 200, इनविजिबल तो लेना नहीं होता तो माइनस का 200, डेफिसिट 200, यानी कि 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सही आंसर होगा डेफिसिट 200। 27, Which type of unemployment is predominant in agriculture? एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, 4 लोग जहां काम कर सकते हैं वहां 6 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। 28, lesser women are found in regular salaried employment। regular salaried employees में महिलाएं कम पाई जाती हैं। regular salaried employment do not require skills, यार ये गलत लिखा है, regular salaried employment स्किल की जरूरत होती है, do not नहीं है, तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो ए ट्रू आर फॉल्स। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 29, अरेंज द फॉलोइंग, आपको अरेंज करना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था 1921, टिस्को था 1907, स्विस कनाल कब बना था क्लास, 1869 1859 से 1869 तक चला था, ठीक है। और रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1850 में, तो पहला होगा थर्ड के बाद होगा फोर्थ,
4 के बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 29 का। 30 पे आ जाओ, एक्स एंटी सेविंग्स। एक्स एंटी सेविंग्स क्या होगा? डिजायर्ड सेविंग्स। ए का फोर्थ, देखो ए का फोर्थ कहाँ पे है? ए का फोर्थ दो जगह है, तो ये बिल्कुल दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बी का देखो मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो बी का हो गया सेकंड, बी का हो गया सेकंड। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई होता है प्लान आउटपुट, सी का हो गया फर्स्ट। एमपीसी 0.8 है, तो एमपीएस कितना होगा? 0.2। अगर एमपीएस 0.2 होगा, जो के होगा वो होगा 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.2 विच इज 5 टाइम्स, तो ये हो गया आपका डी का थर्ड। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यानी कि ये बी ऑप्शन करेक्ट। 30 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 31, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अगेन जीएटीटी कब आया था? 1948 में ना, तो इसका हो गया 1948। फाउंडेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ 1995, ये हो गया। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 में। और जीएसटी कब आया? 2017 में। देखो इनडायरेक्टली आज ना आपको सारा डेटा भी यहीं रिवाइज हो गया, समझ लो। अब आप चेक कर लो क्या होगा इसका आंसर, चेक करो क्या होगा। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का फोर्थ, तो दोनों जगह सही है। सी का हो गया सेकंड, सी का सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 31 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 32, what status was granted to the public sector undertaking to improve their efficiency? महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न, तीनों स्टेटस दिया गया था। 32 का डी करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेविंग कर्व मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। सेविंग कर्व तो यहाँ पे नेगेटिव ही होता है ना, यहाँ से निकलता है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम, तो सेविंग फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम, तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। ये बात कर रहा है कि सेविंग फंक्शन नेगेटिव होता है यहां से, और ये कह रहा है कि रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो ये बात कर रहा है एपीएस की, ना कि सेविंग फंक्शन की बात कर रहा है। एपीएस की बात कर रहा है वो, तो गलत, मतलब रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा, स्टेटमेंट ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट द ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, आपको सीक्वेंस बताना है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन किसका है? चाइना का है। शो द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट है। 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, वो हो गया आपका पाकिस्तान। टू ट्रांसफॉर्म एग्रीन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी, हो गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। हाई डेंस पॉपुलेशन जो है वो है इंडिया, तो ए का हो गया सेकंड और ई का हो गया फर्स्ट, तो ई का फर्स्ट, ए का सेकंड, यानी कि 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 35, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट इज द एक्सेस ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिशिट है तो एक्सेस ऑफ करंट कैपिटल नहीं होता, ऑटो एकोमोडेटिंग भी नहीं होता, तो ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है ओवर ऑटोनोमस रिसीट, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिशिट है। तो 35 का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये मत समझना आसान है सर, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान नहीं है। ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपको आते हैं। अगर आपको कोई भी चीज आती है ना तो वो आपके लिए आसान ही है। पायलट से पूछोगे हवाई जहाज उड़ाना कैसा है तो वो बोलेगा बहुत आसान है, ठीक है, बट हर किसी के बस की बात तो नहीं है। एन इंडियन इकोनॉमी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड, हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट है, पैसा जाएगा तो डेबिट आइटम, तो डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट, है ना। एग्जामिनेशन में ढंग से पढ़ना। अभी तो देखो फटाफट की शाम को 6 बजे लाइव है तो फटाफट चल रहा है रिवीजन, लेकिन आप एग्जामिनेशन में तसल्ली से पढ़ना, आप स्टूडेंट की तरह पढ़ना, एकदम धीरे धीरे अच्छे से। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 37, लिबर्टी इंडिकेटर रिलेट्स टू, लिबर्टी इंडिकेटर किसके? पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए था, फ्रीडम टू गेन एजुकेशन, फ्रीडम टू एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, या बोथ ए और सी। तो देखो यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम की बात है, तो लिबर्टी ऑफ इंडिकेटर बात करता है पॉलिटिकल फ्रीडम की। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एम्स टू प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, अच्छा फॉरेन लिखा नहीं है बट हाँ इंटरनेशनल भी तो लिखा है ना, तो वो ठीक है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो इंटरनेशनल कंपटीशन से क्या करता है क्लास? आपको बचाता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 39, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना टुक प्लेस इन द ईयर, रिफॉर्म्स कब आया चाइना में? 1978 में। पाकिस्तान में कब आया था? 1988। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई है ना, आरबीआई द्वारा किया जाता है उसको, तो टैक्सेशन पॉलिसी तो आएगा नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो आएगा नहीं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इन्फ्लेशन है तो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को हमें कम करना है। बी, इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द फॉलोइंग डेटा इज गिवन, द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट लेना है, एक्सपोर्ट 100 है, इंपोर्ट 90 है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 10, टूरिज्म से आ गया 70,
और नेट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, नेट रेमिटेंस मिला 20, तो ये आ गया कितना क्लास 150। तो चेक कर एक सेकंड, द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, नेट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड मिल रहा है माइनस का 20। अच्छा ये सॉरी सॉरी 150 कैसे हो गया, 60 आया ना, इसको मैं 100 समझ बैठा, 60। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो 41 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 पे आओ। 42, to address noise pollution in India, the government set up Central Pollution Control Board in 1974. Central Pollution Control Board बताओ कब आया था क्लास, 1974 में आया था। तो हाँ 1974 तो था, लेकिन नॉइज पॉल्यूशन की बात नहीं थी। वो किस पॉल्यूशन की बात थी, वो एयर और वाटर पॉल्यूशन की बात थी। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आइडेंटिफाई 37 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली पॉल्यूटिंग, नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इन द ईयर डैश द इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री और कंपलसरी, फ्री कंपलसरी और फंडामेंटल राइट कब बना दिया गया था, 2009 में, यानी कि 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 44, Which of the following is an example of intermediate goods? कार परचेज बाय डीलर, डीलर ने खरीदा, सेकंड हैंड डीलर ने कार खरीदा, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। स्टील एंड सीमेंट यूज बाय कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बनाने के लिए अपने खरीदा जो भी रॉ मेटेरियल वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फर्टिलाइजर तो होता ही इंटरमीडिएट है। ट्रैक्टर होता है फाइनल फार्मर्स का, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड सब इंटरमीडिएट है। तो ऑल ऑफ दीज 44 का एक साथ ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 45, सपोज इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइज फ्रॉम 5000 टू 6000 करोड़, इनकम 5000 से 6000 करोड़ बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो राइजेस फ्रॉम 4 से 4600, तो एमपीसी इन सच अ केस, तो एमपीसी आएगा 0.6, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 0.6 आएगा एमपीसी। 45 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 46 पे आते हैं। Dash is not the cause of environmental degradation. Dash is not the cause of environmental degradation. कौन सा environment degradation का cause नहीं है, गार्डिंग कवर, ये तीनों जो है ना environment को degrade करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, बट गार्डिंग ग्रीन कवर जो है वो क्लास कॉज नहीं है environmental degradation का। Dash is not the strategy of sustainable development. use of biogas, use of solar power, hydel power, बट थर्मल पावर को यूज करते हैं तो वो कोयला से जला के कोयले से बिजली बनाते हैं ना ये लोग, तो भैया ये काउंट नहीं होगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन सरप्लस 20,000, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो 20,000 का सरप्लस है। इंपोर्ट ऑफ नेशन इज हाफ द एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट को एक्स मान ले तो इंपोर्ट जो है वो हाफ है, तो 20,000 एक्स माइनस 0.5 एक्स आएगा 0.5, तो पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो, 5 4 जा 20, तो 40,000 आपका एक्सपोर्ट आ गया। तो एक्सपोर्ट 40,000 है तो इंपोर्ट उसका हाफ है, इंपोर्ट 20,000 है, 40 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा सरप्लस, 20,000, बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement is false? The at break even point the value of APC is equal to 1, correct है। The value of marginal propensity to consume can never be more than 1, ये भी correct है। Marginal propensity to consume is inversely related to investment multiplier, गलत है। MPC जो है वो K के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, ना कि इनडायरेक्ट। MPS का K के साथ होता है इनवर्स रिलेशनशिप, MPS इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मल्टीप्लाई, ये ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। 49 का सी। 50 पे आओ। 50, labor force can increase or decrease only when the number of person actually working or willing to work or increase or decrease, बिल्कुल करेक्ट है। लेबर फोर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं या जो काम करने के इच्छुक हैं, अगर वो ऊपर नीचे होंगे तो लेबर फोर्स भी ऊपर नीचे होगा। लेबर सप्लाई इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लेबर अवेलेबल है काम करने के लिए। ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 का ए ट्रू आर फॉल्स। व्हिच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन द इंडियाज जीडीपी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है क्लास, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे सॉरी सर्विस सेक्टर, सबसे कम कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस सेक्टर। 51 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 52, इंडिया हैज अट्रैक्टेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्रेडिट और कैपिटल, तो क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 52 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ways did the British Raj impact the Indian economy the most? The British made India an exporter of cotton from exporter of cloth. अच्छा, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे पहले हम, अब हमें कॉटन का एक्सपोर्टर बना दिया, मतलब बहुत गंदा बना दिया ना यार। हम पहले फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, अब हम कॉटन एक्सपोर्ट करके और जो क्लॉथ है वो मंगाते हैं बाहर से, तो कितना गंदा है। और लीड्स टू लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है, अब हम बेरोजगार हो गए, पहले हम कारखाने में काम करते थे, बेरोजगार हो गए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिश प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी इंडियंस, तो ये तो अच्छी चीज है। द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर आर्मी एंड इंडियन सिपॉयज एंड फॉर द वॉर ओवरसीज,
द ब्रिटिश प्रोवाइड टैक्स कंसेशन टू द रूरल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ए ही ऑप्शन सबसे करेक्ट है, जो कि क्लास बुरी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है डाला है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही चीज डाला है कि हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। एंड इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, डेल्टा वाई डेल्टा सी के बराबर है, तो डेल्टा एस क्या होगा आपस में, जीरो होगा डेल्टा एस। एमपीएस पूछा है तो डेल्टा एस जीरो है, तो एमपीएस भी कितना होगा, जीरो होगा। तो 54 में इक्वल टू जीरो है कहीं, 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 55 पे आते हैं। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, इनविजिबल लिखा है, विजिबल करेक्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो 55 का डी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following statement correctly represent the action taken by the government towards liberalization? ध्यान समझना, which of the following statement correctly represent the action taken by the government towards liberalization? Levy high tariff to discourage import, promoting the consumption of domestic goods and services. Liberalization में यार ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चीज किया ही नहीं था liberalization के अंदर, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, हाँ किया था, डिवैल्यूएशन 17 to 80% का डिवैल्यूएशन, तो क्यू करेक्ट है, तो क्यू करेक्ट है, तो फिर ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब पी गलत है, तो जहां पी है वो हटा दो, ये वाला पी हटा दो। अब आर देखो, अलाउिंग द प्राइवेट बैंक्स टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ द आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस, fixing price of certain industrial goods in order to support increase in consumption of these goods to boost up manufacturing industry। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करने, तो यार आर वाला सही है, ये वाला गलत है। करेक्टली ये वाला सही, अलाउ किया था प्राइवेट सेक्टर बैंक को ना काफी डिसीजन लेने में, वो इंडिपेंडेंट कर दिया। क्यू और आर करेक्ट है, 56 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ना यहाँ पे ना लिबरलाइजेशन में ना इंडिपेंडेंट कर दिया था कंपनी को ना, उनका प्राइस वो खुद सेट कर सकते थे, तो इसीलिए गलत है एस। ठीक है। Which of the following fall under the role of WTO, setting the limit of domestic and foreign investments in a country? WTO ऐसा कोई कुछ करता है, mandating the level of tax levy on the foreign firm in developing country, aiding the development of poor country by providing them infrastructure investments। 57 बताओ क्लास। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्री टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, ये भी करेक्ट है क्लास। जो रोल है डब्ल्यूटीओ का, वो एक टैरिफ एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे कंट्री ना फ्यूचर में टैरिफ को, स्ट्रैटेजीज को ना डिसाइड कर सकती है, ठीक है। 58, व्हेन नॉमिनल जीडीपी, बताओ क्लास, नॉमिनल जीडीपी है 840, प्राइस इंडेक्स है 120, व्हाट इज द रियल जीडीपी? तो आपको प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। तो प्राइस इंडेक्स है 120, नॉमिनल है 840, आपको रियल निकालना है, इनटू है 100, तो रियल जो जीडीपी आएगा 84 अपॉन है 120, ये आ गया 12 सत्ते 84, 700। चेक करो क्लास 58 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 700 लिखो। 59 पे आओ। 59, saving curve has a negative intercept on y of the same magnitude as the consumption curve, positive intercept on y axis। अगर सेविंग कर्व -20 से शुरू हो रहा है तो कंजप्शन कर्व +20 से शुरू होगा, बिल्कुल ठीक है। आप बनाते हो ना, ये -20 शुरू हो रहा है वाई एक्सिस से, तो ये भी +20 शुरू होगा उसी एक्सिस से, ठीक है। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव सेविंग्स व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो, जब नेशनल इनकम जीरो होता है ना, सेविंग्स माइनस में होता है, ठीक है, कंजप्शन पॉजिटिव होता है। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 60 पे आते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन टू द फॉरेन गवर्नमेंट बाय इंडिया, इंडिया ने फॉरेन गवर्नमेंट को लोन रीपेमेंट किया, इज रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड नहीं आएगा, डेबिट साइड आएगा, आप पेमेंट कर रहे हो, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर कभी भी पहला स्टेटमेंट असर्शन रीजन में गलत हो जाए ना, तो हमेशा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिकॉज पहला करेक्ट है और दूसरा फॉल्स है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे पहला और इनकरेक्ट हो, सॉरी पहला इनकरेक्ट है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर पहला इनकरेक्ट है तो हमेशा डी ऑप्शन होगा, अगर आखिरी वाला रीजन अगर इनकरेक्ट है तो हमेशा क्लास सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हम आगे पढ़ लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पैसा जा रहा है। Miss Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept of minimum percentage of total deposit that to be kept by a commercial bank with the central bank of a country, जिसको हम लोग बोलते हैं CRR।
तो बताओ क्लास ये किसकी बात, कौन सा एक्सप्लेन कर रही है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो सेंट्रल बैंक के पास हम लोग जमा करते हैं उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। 62, फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट सिस्टम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, आपको मैच करना है ये। ग्रेट लीप फॉरवर्ड बताओ। अच्छा कौन सा सही है वो बताना है। कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिविटी, कम्यून सिस्टम का था, ये तो गलत है। ओपनिंग इंडस्ट्रीज इन द होम, कल्चरल लेवल स्टूडेंट्स सेंट टू वर्क, ये करेक्ट है ना, ये तो गलत है चाइना वाला, ये तो पाकिस्तान का लिखा हुआ है। सी करेक्ट है ना, 62 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 63 का देखते हैं। The Great Leap Forward campaign China focus on widespread industrialization, new agriculture strategy, privatization, economic reforms. तो ये सही क्या था? Widespread industrialization in their backyard. Which of the following is not a benefit of organic farming? कौन सा organic farming का benefit नहीं है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट, चीपर इनपुट्स, अट्रैक्टिव रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो 64 का सी ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट नहीं है, ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटी नहीं, ग्रेटर एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी होता है। फाइंड द मिसिंग फिगर, आपको मिसिंग फिगर बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। 5000 है, 4000 का लोन गया, 4000 हो गया, 8 ये हो गया 3200 है ना, 3200 हो गया, तो ये हो गया 5000। रिजर्व रेशियो जो है वो टोटल क्लास कितना हो गया? अच्छा अब इसको चेक करना है, तो ये 3200 सेकंड वाला है कहीं पे, सेकंड वाला 3200, ये दोनों ये दो हो गया। अब फर्स्ट वाला क्या है क्लास? ये 5000 है, ये 54, तो ये कितना होगा आपका? 1000। तो देखो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये 1000 3200, अगर आपका ये दो ही सही हो गया तो ऑब्वियसली क्लास बाकी दो का 25000 और 20000 हो ही जाएगा। ये 25000 है और ये 20000 है, और वैसे भी समझ लो ये 20% है, यानी 1/20% इंटू 100 विच इज 5 टाइम्स, 5 गुना हो जाएगा। तो ये 5 गुना है, तो 5000 का 5 गुना कितना होगा? 25000, 25000 का 80% 20000, 20% हो गया 5000। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, कैसे भी कर लो, मर्जी आपकी है। डैश प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन चाइना विद एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैकयार्ड में स्टील की इंडस्ट्री लगाने के लिए किसने बोला था? 1958 में आया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन उसके अंदर था। 67 पे आओ। 67, Miss Ramanpreet has started a new business venture. She intends to spend a huge amount towards the on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in direction of human capital formation. Spot. Which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation? Human capital formation से अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो स्किल आती है, एक्सपर्टाइज आती है, एफिशिएंसी बढ़ता है, आउटपुट का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन जेंडर इक्वालिटी कहाँ से प्रमोट होगा? 67 का सी गलत है, मतलब जो 67 का सी लिखा है वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। Great Leap Forward द कैंपेन लॉन्च इन 1958 नॉट 1978। Great Leap Forward फोकस ऑन द वाइड स्प्रेड, अभी तो पढ़ा था ना, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है, तो ये गलत है, ये सही है। 1 ट्रू 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू 1 फॉल्स, तो 68 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 69 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मेजर्ड पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। डज नॉट इन्वेस्ट स्टॉक हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, नहीं, करेंसी इन हैंड नहीं, डिमांड डिपॉजिट भी आता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डी है, यानी थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। सपोज द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में सब कुछ दे रखा है, आपको क्या करना है? द वैल्यू ऑफ इनोसेंट मल्टीप्लायर के पूछा गया है, तो ये जो होता है ना, इसको एमपीसी बोलते हैं। अगर एमपीसी अगर 0.75 है, एमपीएस आएगा 0.25, तो के कितना आएगा? 4, के का वैल्यू 1/MPS होता है बी, तो 70 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 71, what is the value of money multiplier when initial deposit is 500 है ना, और लीगल रिजर्व रेशियो 10% है। आपको मनी मल्टीप्लाई पूछा 1/10 into 100 विच इज 10 टाइम्स, तो आपको इनिशियल डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं है, 10 टाइम्स। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये बोलते हैं टोटल डिपॉजिट कितना है, तो 500 into 10, 5000 आपका टोटल डिपॉजिट आ जाता। Due to fall in the value of Indian currency in the foreign exchange market, the Reserve Bank of India decide to buy Indian currency. This type of action of central bank is possible under dash. RBI जब इन्फ्लुएंस करता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। जब एक्सचेंज रेट हेवीली डेप्रिशिएट हो रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टांग अड़ाए, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। 72 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 73, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप 1974 में हुआ, तो कंट्रोल एयर और वाटर पॉल्यूशन, तो यहाँ पे एयर वाटर कहाँ पे है? एयर वाटर ईरा 1974 ईरा। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 74, which of the following organization is engaged in designing the टेक्स्ट मटेरियल? भाई किताबें अपनी किताब उठाकर देखो, कौन करता है क्लास? एनसीईआरटी। एक बार फुल फॉर्म बताओ भाई, एनसीईआरटी किताब बचपन से पढ़ रहे हो तो एक बार एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मुझे बताओ। डैश अकाउंट द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। पहला क्या होता है? पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा क्या होता है? कैजुअल वर्कर, है ना, और दूसरा वाइल डैश अकाउंट इज सेकंड मेजर सोर्स इन अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, मुझे बताओ?
सबसे ज्यादा लोग अर्बन एरिया में भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही कर रहे होते हैं सेकंड पे, लेकिन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय आता है, तो कैजुअल वर्कर और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 75 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 76 The dash account shows the balance of payment reflect net change in the financial claim. Financial claims कहाँ आता है? Financial claim, borrowings या फिर आप investments हो गया, ये सब कहाँ आता है? Capital account के अंदर। 76 का B option correct है। 77 Who among the following is not considered as a worker? Barber है, doctor है, farmer है, smuggler worker नहीं है। Read the following statement carefully. Under the colonial rule, basic infrastructure like railway, post, telegraph was developed. तो बिल्कुल ठीक है, colonial rule के अंदर ये basic चीजें develop करी गई थी। और द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। अब ये बहुत सच बोल दिया भैया, फायदा तो खुद को पहुंचाने के लिए किया था ये, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो 78 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 79 पे आओ। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, सी प्लस आई होता है ना एडी, वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, अगर ये जीरो हो गया इन्वेस्टमेंट तो सी कभी वाई कभी जीरो नहीं होगा। इसमें लिखा है कि फॉल्स टू जीरो, इनकम भी जीरो हो जाएगा, नहीं भैया, ऑटोनोमस कंजप्शन इसके अंदर आता है, इसलिए वो कभी जीरो नहीं होगा। इनकम जीरो है भाई, इन्वेस्टमेंट जीरो है, इनकम जीरो, बट ऑटोनोमस कंजप्शन कुछ ना कुछ तो है ना, तो नेशनल इनकम जीरो कभी नहीं होगा। किसकी वजह से? ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से। 79 का ए। 80 पे आओ। 80 Which of the following include real flow? Flow of services भी होता है, flow of goods भी होता है, money flow नहीं होता बस इसके अंदर। C ऑप्शन करेक्ट है। The value of investment multiplier lies between 1 to infinity. Investment multiplier कहाँ से कहाँ तक आता है? 1 to infinity, यानी कि B ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 1 कब होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जब MPS 1 होगा, और जब MPS 0 होगा तब क्या होगा क्लास? वहां पे इन्फिनिटी आ जाएगा। Identify the correct statement. India adopted the socialistic economy system after independence. गलत स्टेटमेंट लिखा है, आपको बोला करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि सही कौन सा है। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंप्लीमेंट थ्रू 5-year प्लान, बिल्कुल करेक्ट है, 1950 में लॉन्च किया गया था। लैंड रिफॉर्म अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लैंड रिफॉर्म नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल डिक्लाइन इन जीडीपी, ये भी गलत है। बी ऑप्शन जो है वो सही है। The government can reduce the deflationary gap by purchasing government security. भाई ये काम सरकार नहीं करती, ये काम कौन करती है? आरबीआई। वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, बच्चे ज्यादातर बच्चे सही करके आते हैं, वो सिर्फ इसको पढ़ते हैं। भैया ये गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई करती है। द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर आप ये गलत भी करते हैं ना, इसको पढ़ के समझ जाते हैं यार ये स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। 83 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 84 Identify which of the following alternative indicate the incorrect component of combination of agriculture marketing. Incorrect component क्या है बताना है, इनकरेक्ट कंपोनेंट क्या है आपको बताना है। असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ठीक है। प्रोडक्शन, असेंबलिंग, यार एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ना प्रोडक्शन जो है वो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग तो है, प्रोडक्शन जो है वो नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, तो 84 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 85 पे आओ। 85 आइडेंटिफाई, 85 पे आते हैं क्लास। टू मेक आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। जो मार्केट को रेगुलेट किया था उसका इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या? टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट, इफेक्टिव, फार्मर गेट बेस्ट प्राइस, ये तो है ही, इनकरेक्ट बताना है। टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गलत है क्लास, सेकंड पॉइंट इज रॉन्ग, तो सेकंड पॉइंट गलत है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट बताना है, तो पहला तो सही है तो आएगा ही नहीं, पहला सही है तो ये भी नहीं आएगा। अब सेकंड है तो सेकंड तो इसी में डी ऑप्शन, तो 85 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। और फोर्थ भी गलत होगा, डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था मार्केट को रेगुलेट करने का, जबकि रेगुलेट करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि दोनों ग्रो करें, फार्मर्स को सही प्राइस मिले, है ना, उनके अनाज का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव। बताओ क्लास, द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म। हाँ, ये लाइसेंसिंग राज जो बहुत ज्यादा था ना, वो लोगों को रोकता था बिजनेस फर्म को कंपटीशन से। अगला है प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस रादर देन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। ये भी ठीक है क्लास, ये उसी के बारे में क्लास एक्सप्लेन कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और साथ में एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये भी लाइसेंस राज के बारे में कह रहा है, वो ग्रो नहीं कर पाए। क्यों नहीं ग्रो कर पाए? क्योंकि ज्यादातर पैसा तो भैया वो लाइसेंस लेने में ही दे रहे हैं, तो कहां से ग्रो करेगा वो, ठीक है। अब पुलिस वाला जब नौकरी में जाता है 50-60 लाख की घूस देता है, तो वो घूस का पैसा कहां से वसूलेगा? भाई लोगों का चलान करके ही तो वसूलेगा। गलत है, लेकिन ये होता यही है रियल में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, घूस लेने के फेवर में नहीं हो, लेकिन चीजें चलती है इसी तरह से, ऊपर से ही करप्शन चल रहा होता है, और वो घूस लेके भी फिर उस पैसे ऊपर वाले को देता है, फिर वो सीएम को देता है, सीएम पीएम को देता है, चलता रहता है पूरा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20 नेशन।
तो ग्रुप ऑफ 20 G20 नेशन में कौन सी कंट्री क्लास मेंबर नहीं है? आप याद करो, अभी G20 समिट हुआ था, बांग्लादेश क्लास जो है मेजर नहीं, वो मतलब मेंबर नहीं है। इन द डेकेड्स ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइजेस, 1970 के अर्ली में पाकिस्तान ने कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन किया था और लेट में फिर उसका डीनेशनलाइजेशन कर दिया, तो इसे कैपिटल गुड्स है। 88 का सी। 89, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी। एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, एमपीएस की भी 1 हो सकती है। एज द इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस, द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंजप्शन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। यार ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भैया, जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा कैसे खर्च कर लोगे, तो वो संभव ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो 89 में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए ट्रू आर फॉल्स। 90, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फॉरेन ग्रांट एड रिसीट डू नॉट लीड्स टू एनी क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपने फॉरेन डोनेशन लिया है तो क्लेम नहीं होगा, तो ठीक स्टेटमेंट है क्लास, बिल्कुल। अगर आपने फॉरेन डोनेशन लिया हुआ है, डू नॉट लीड्स टू एनी क्लेम ऑफ द फॉरेन ग्रांट इन एड्स, फॉरेन हेल्प रिसीट्स डू नॉट लीड्स टू एनी क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल, इससे कोई सरकार का क्लेम जो है वो नहीं बनता है, ठीक है, कोई क्लेम जो है वो नहीं बनेगा। 1 ट्रू है। डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट्स। शेयर्स को बेचेंगे तो एसेट्स कम होगा, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटेन मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट व्हाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलाउ फ्यू अदर कंट्री लाइक श्रीलंका और पर्शिया। ये 2 थे, है ना। चाइना भी था क्या? चाइना, श्रीलंका, पर्शिया तीनों थे। चाइना श्रीलंका और पर्शिया तीनों थे। डी ऑप्शन करेक्ट है 91 का। 1 2 3। हम बाकियों को ये एक्सपोर्ट कर रहे थे 50%, बाकी इनको जा रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स इन करंट अकाउंट फॉल शॉर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, करेक्ट है। डेबिट आइटम आर मोर देन क्रेडिट आइटम, डेबिट मतलब माइनस आइटम, ठीक है, भी करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। सी ऑप्शन 92 का सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट थे। 93, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, अगर एफसी ज्यादा है एमपी से तो एनआईटी क्या होगा? नेगेटिव, और अगर एनआईटी नेगेटिव है तो एमपी, एनआईटी नेगेटिव होगा ना। एनआईटी कब नेगेटिव होगा? जब इंडायरेक्ट टैक्स कम सब्सिडी ज्यादा होगी, तो ये सी ऑप्शन 93 का सी ऑप्शन करेक्ट है। जब इंडायरेक्ट टैक्स कम सब्सिडी ज्यादा होगी तो एनआईटी नेगेटिव होगा, और एनआईटी नेगेटिव होता है तभी फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होता है एमपी से। और इन जनरल एमपी जो है, एमपी ज्यादा होता है और फैक्टर कॉस्ट कम होता है, इन जनरल है, बट एनआईटी नेगेटिव है तो ऐसा होगा। और एनआईटी नेगेटिव तभी होगा जब इंडायरेक्ट टैक्स कम सब्सिडी ज्यादा होंगी। 94, The British policy led to the collapse of India world famous handicraft industry, correct है। During the colonial period in India the contribution of industrial sector to GVA is significantly increased, गलत है, घट रहा था, किसी भी सेक्टर में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। 94 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 95, The Education Commission 1964 to 66 has recommended that at least 4% of GDP, यार 4 नहीं था ना, 6% था, राइट है ना। 1964 से 66 में 6% था। द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन सेक्टर ओवर द इयर्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव अटेनिंग परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। पता नहीं कौन सा परसेंट है, तो बताओ जरा क्लास। पहला ऑप्शन तो असर्शन रीजन है ना, असर्शन रीजन में पहला अगर ट्रू गलत है तो ऑब्वियसली दूसरा जो है वो सही ही होगा, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो 95 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 95 का डी ऑप्शन करेक्ट। 96, टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जनता के पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगी? तो रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जनता को पैसे कम देने के लिए सरकार क्या करेगी? सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सॉरी सरकार नहीं, सेंट्रल बैंक सेल करेगी सिक्योरिटीज को, ठीक है। बाकी ये सारी चीज से डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, इसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। 96 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 97, 95 जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में गलत कौन सा है? इनेबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, करेक्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ गई थी, करेक्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट, ठीक है। चेंज इन द रूल ऑफ रिजर्व बैंक फ्रॉम, ये गलत है यार, फैसिलिटेटेड टू रेगुलेटर गलत है, रेगुलेटेड टू फैसिलिटेटर होगा, डी ऑप्शन कर 97 का। 98 पे आते हैं। आर ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, बिल्कुल ठीक है, सेविंग इक्वल टू 0 होता है। एपीसी कंटिन्यूअसली फॉल्स कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज इन इनकम एज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बता रहा। दोनों स्टेटमेंट आपस में ठीक है, लेकिन क्लास ब्रेक इवन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 99, अब मुझे बताओ दो फटाफट टैली करके कि आउट ऑफ 100 तुम्हारे कितने क्वेश्चन जो है वो सही है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है, इसका मतलब कौन सा ट्रांसफर पेमेंट है ये पूछा है। तो फ्री यूनिफॉर्म दे रहा है डिफेंस पर्सनल को, वो एम्प्लॉय है तो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सैलरी दिया जा रहा है एमपीज को, रेंट पेड टू ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो
और फैक्टर पेमेंट नहीं है वो ट्रांसफर पेमेंट है, बाकी सारी फैक्टर पेमेंट है। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी नेवर बी नेगेटिव व्हाइल डैश कैन हैव अ वैल्यू इक्वल टू 1। देखो एक चीज नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, एपीएस तो नेगेटिव हो सकता है, एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपीएस, ये तीनों कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन किसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी, कैन हैव सॉरी इक्वल टू 1, एक के बराबर क्लास एपीसी ही होता है, तो यहाँ पे एपीसी ही एक के बराबर है, तो एपीसी इक्वल टू ये एपीएस है, तो ये गलत हो गया, एपीएस गलत हो गया, और ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया था, तो एपीसी इक्वल टू 1, तो एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव और कैन बी इक्वल टू 1 और एक से बड़ा एपीसी ही अकेला इक्वल टू 1 होता है और एक से बड़ा होता है। मोर एवर अगर एमपीसी और एमपीएस ना ज्यादा से ज्यादा 1 तक पहुंच सकते हैं, बट यहाँ पे एमपीसी एमपीएस से कोई जिक्र ही नहीं था, तो खाली आपका एपीसी डी ऑप्शन करेक्ट है। ये 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर्स देखो मैंने आपको इसी पीडीएफ के एंड में दे दिया है, तो घबराना मत कि सर इसके आंसर्स कहाँ हैं, तो और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक बच्चे बताओ, और शाम को 6 बजे लाइव है, भूलना मत, पूरा मैक्रो अच्छे से रिवीजन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।